नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत जो हमने सीरीज चलाई है, इसके अंदर जो एचएसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2015 से लेकर 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है और उन परीक्षाओं के अंदर एचएसएससी ने जो प्रश्न पूछे थे वो प्रश्न हम यहां पर करवा रहे हैं। और ये प्रश्न इसलिए करवा रहे हैं ताकि जो निकट भविष्य में एग्जाम हो वो आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण सिद्ध हो, आपका सिलेक्शन हो, प्रश्न आपका कोई भी गलत ना हो पाए, इसलिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये जो हम प्रश्न करवा रहे हैं हरियाणा जीके के, ये प्रश्न है, इनसे बाहर जो एग्जाम होंगे उनमें कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहां पर करवाएंगे। और एक प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं, एक प्रश्न के अंदर उसका आंसर कैसे छिपा रहता है, एचएसएससी प्रश्न को किस प्रकार पूछता है और अपने आंसर किस प्रकार देना है, ये सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आ रही होगी। जो पहले वीडियो करवाई है वो भी आपको पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आती है तो आप वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर जो पहला क्वेश्चन हम करवाएंगे, उस पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा, लेकिन उस पहले क्वेश्चन से और प्रश्न कैसे निकलते हैं और किस प्रकार प्रश्न से प्रश्न निकलते हैं और वो व्यक्ति किस कारण से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम आपको बताएंगे। आप लगातार सभी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आप लास्ट तक अवश्य देखें, बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? क्या पूछ रहा है, देखें, हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के जो हरियाणा में प्रमुख नेता हुआ करते थे, लाला लाजपत राय। ये हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे, लाला लाजपत राय। ये आपने याद रखना, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय हुआ करते थे। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? तो आपने याद रखना है, हिसार उसका राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है। लाला लाजपत राय का राजनीतिक कार्य क्षेत्र कौन सा है? हिसार रहा है। ऐसा बताया गया कि लाला लाजपत राय के जो फादर थे, लाला लाजपत राय के जो पिता थे, वो हिसार के अंदर एक अध्यापक हुआ करते थे। लाला लाजपत राय बचपन से ही अपने पिता के साथ में हिसार के अंदर आते थे। राजनीति का थोड़ा सा ज्ञान था लोगों के बीच में। लाला लाजपत राय ने उठना बैठना शुरू किया था। धीरे धीरे लोगों की कमजोरी पता लगी उसको कि लोगों को चाहिए क्या, लोग किस प्रकार की बात करते हैं और लोग कैसे व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं। धीरे धीरे ये सभी चीजें उसके पकड़ में आने लगी और हिसार को ही उसने राजनीतिक कैरियर के रूप में अपना क्षेत्र चुना था। तो लाला लाजपत राय का जो राजनीतिक कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? हिसार था। और हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता भी कौन थे? लाला लाजपत राय। इस लाला लाजपत राय की डेथ का भी आपने सुना होगा। लाला लाजपत राय जी जो थे, इनकी डेथ 1928 के अंदर साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में हुई थी। लाहौर में जब इनकी डेथ हो गई थी 1928 के अंदर, तो हरियाणा और पंजाब में काफी शोक सभाएं चलाई गई थी, शोक सभाएं हुई थी। मतलब भाई यहाँ का प्रमुख नेता हुआ करता था। जब इसकी डेथ की खबर यहाँ हरियाणा और पंजाब में पहुंची थी तो काफी मात्रा में शोक सभाएं हुई थी। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जो थे, इनके ऊपर जब वार हुआ था, लाला सैंडर्स की लाठी के प्रहार से ये मारे गए थे। लाला लाजपत राय जब इसकी लाठी के प्रहार इसके सर पर हो रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी सरकार के लिए ताबूत का कील साबित होगा। ये इनका वचन है, इन्होंने कहा था। तो ये याद रखिएगा, लाला लाजपत राय हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे। चलिए भैया, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न करवाएंगे, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? ये क्या पूछ रहा है कि हरियाणा के अंदर एक ऐसा स्थान पड़ता है ताजेवाला,
और इस ताजेवाला से ये पूछ रहा है कि कौन सी नहर निकलती है। तो ये तो आपके माइंड में कंफर्म हो जाना चाहिए, ये आपके दिमाग में कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ ताजेवाला से नहर तो कोई जरूर निकलती है, इसीलिए एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है। तो सबसे पहला कि ताजेवाला जो पॉइंट बनता है, जो शहर पड़ता है, कस्बा पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर का नाम कौन सी नदी के ऊपर पड़ा है, तो आपने याद रखना है यमुना नदी के ऊपर पड़ा है। और यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है, 6 जिलों से बहती है, याद रखिएगा। और जींद के साथ में कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। और याद रखिएगा हरियाणा के साथ में हरियाणा के चारों तरफ कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा लगा है, पूर्व दिशा को छोड़कर। पूर्व में कौन सा लगा है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश। और दिल्ली के साथ में हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। और केएमपी कितने जिलों से गुजरता है, 5 जिलों से गुजरता है। केएमपी 5 जिलों से गुजरता है, दिल्ली के साथ में 4 जिले लगे हुए हैं, हरियाणा के चारों तरफ 5 राज्य लगे हुए हैं, और जींद के साथ में 7 जिले लगे हुए हैं। और यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों से बहती है, तो आपने याद रखना है 6 जिलों से बहती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितना किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो आपने याद रखना है 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यमुना नदी यमुनानगर से प्रवेश करती है, यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर स्थित है, और उसी यमुनानगर के अंदर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है ताजेवाला। और ये जो ताजेवाला कस्बा पड़ता है ये भी कहां पर, कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। एक बार यहां पर यमुना नदी का डायग्राम बना लेते हैं, नहीं एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यदि आपने नहीं लिखा है ना तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, यदि साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। देखिए ऐसा मान लेते हैं कि ये तो स्टेट पड़ता है हरियाणा और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश। ये हमारे पास में यमुनानगर, ये करनाल, ये पानीपत, ये सोनीपत, ये देश की राजधानी दिल्ली, ये फरीदाबाद, और ये कौन सा, पलवल। यहां से यमुना नदी आती है, यहां से ये यमुना नदी आती है और इस प्रकार से बहती हुई आगे बढ़ती है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य बहती है, याद रखना। 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, इन 6 डिस्ट्रिक्टों से यमुना नदी हरियाणा के पास से, हरियाणा के साथ में बहती है, 6 जिलों से बहती है, याद रखिएगा। यमुना नदी प्रवेश करती है कलेसर से। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो कलेसर से। और कलेसर नेशनल पार्क जो कब बना था, 2003 में, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कहां पर, कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। बहुत अच्छे। लेकिन कलेसर के बाद में जब प्रवेश करती है तो कुछ ही दूरी के ऊपर इसके नाम आता है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स। यही ताजेवाला जो पूछ रहा है एग्जामिनर पूछ रहा है। उसके बाद में थोड़ी सी यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है ताजेवाला। जब हम कलेसर से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स पड़ता है। इस ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर उत्तर प्रदेश के अंदर बहती है और एक नहर बहती है हरियाणा के अंदर बहती है। यमुना नदी यहां पर बह रही है, मान लेते, देखें एक बार समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आना चाहिए। ये यमुना नदी है, ये हरियाणा है और ये उत्तर प्रदेश है। यमुना नदी के हरियाणा कौन सी दिशा में है, पश्चिमी दिशा में। यमुना नदी के उत्तर प्रदेश कौन सी दिशा में है, पूर्वी दिशा के अंदर। 2 पॉइंट क्लियर है। यमुना नदी के उत्तर प्रदेश पूर्वी दिशा में और यमुना नदी के हरियाणा पश्चिमी दिशा में। लेकिन हरियाणा के, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हरियाणा के पूर्वी दिशा में यमुना नदी और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दिशा में यमुना नदी। 4 पॉइंट आपको यहां पर बैक टू बैक क्लियर होने चाहिए। यमुना नदी के हरियाणा पश्चिमी दिशा में और हरियाणा के यमुना नदी पूर्वी दिशा के अंदर। याद, क्लियर है ना, बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिए यमुना नदी के पूर्वी दिशा में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दिशा के अंदर कौन सी नदी, यमुना नदी। लेकिन यहां से ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से 2 नहरें निकाली गई है, एक तो उत्तर प्रदेश में बहती है और एक हरियाणा के अंदर बहती है, याद रखना है। और उत्तर प्रदेश यमुना नदी के पूर्वी दिशा के अंदर है और यमुना नदी के हरियाणा पश्चिमी दिशा के अंदर है। तो जहां से जो ये नहर निकाली गई है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से, एक नहर तो बहती है पश्चिमी दिशा में हरियाणा के अंदर और एक बहती है पूर्वी दिशा के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे सुप्रसिद्ध नहर, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर, ये पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। और ये पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से कब निकाली गई थी, 1879 के अंदर।
विश्व की प्रथम गौशाला, विश्व की प्रथम गौशाला महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से रेवाड़ी के अंदर ही खोली गई थी। विश्व की जो प्रथम गौशाला है महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से रेवाड़ी में ही खोली गई थी। और ये गौशाला भी कब बनी थी? 1879 के अंदर। मेरे प्यारे भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, 1879 के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला बनी थी। और कहां पर बनी थी? रेवाड़ी के अंदर बनी थी, याद रखना है। लेकिन इस 1879 के अंदर 1879 के अंदर हम 100 साल जोड़ दें, 1979 बना दें, 1979 बना दें, तो भाई साहब 2 अगस्त 1979 को बाबा फरीद के नाम पर या शेख फरीद के नाम पर जो शहर बसाया गया था वो बना था। याद रखिएगा, 1879 के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला रेवाड़ी में बनी थी। लेकिन 100 साल जोड़ दे, 1979 2 अगस्त 1979 को बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम पर जो शहर बसाया गया था वो बना था। कौन सा? फरीदाबाद। फरीदाबाद 2 अगस्त 1979 को बना था। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा पुरुष और सबसे ज्यादा महिलाएं हैं फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग सिटी है कौन सा? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग शहर है कौन सा? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। और हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर है कौन सा? गुरुग्राम। तो ये याद रखिएगा, 1879 के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से रेवाड़ी के अंदर गौशाला खोली गई थी। लेकिन इसी 1879 में ताजेवाला कॉम्प्लेक्स से हरियाणा की सुप्रसिद्ध नहर पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ताजेवाला से पश्चिमी यमुना नहर। कौन सी नहर? पश्चिमी यमुना नहर। कब निकाली गई थी? 1879 के अंदर निकाली गई थी। सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? क्लियर है ना? यदि आपको सभी प्रश्न क्लियर हो रहे हैं तो आप कमेंट में लिखें कि ऐसे ही चलते रहें कि या कुछ बदलाव करना है। कमेंट में अवश्य लिखें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहें, वीडियो को साथ के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है आपको पता होगा, लेकिन आपको जो पता है उससे हटकर हम कुछ बताने वाले हैं। आपको पता होगा, नो डाउट, हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको जो पता है उससे हटकर किस प्रकार क्वेश्चन निकलेगा वो देखें। ये क्या पूछ रहा है आपसे कि महाराज अग्रसेन का संबंध कहां से है? तो आपने याद रखना है अग्रोहा से। अग्रसेन, अग्रोहा। महाराज अग्रसेन का जो संबंध है वो कहां से? अग्रोहा। और अग्रोहा जो धाम है वो कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। महाराज अग्रसेन का संबंध है अग्रोहा से, नो डाउट, और हिसार के अंदर पड़ता है अग्रोहा। महाराज अग्रसेन ने, मेरे प्यारे भैया, महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व, महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व अग्रोहा बसाया था। राजा का मुकुट, सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है? अग्रोहा से मिली है। राजा का मुकुट और सूर्य देव की मूर्ति भी कहां से मिली थी? अग्रोहा से। एक 9वीं सदी की ईंट मिली थी, एक 9वीं सदी की ईंट मिली थी अग्रोहा से, और उस ईंट के ऊपर सारे गा मा पा धा नी लिखा हुआ था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर संगीत के सातों स्वरों का अंकन मिलता है, और वो ईंट कौन सी है? सारे गा मा पा धा नी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वो कहां से मिली है? अग्रोहा से। महाराज अग्रसेन ने अग्रोहा कितने वर्ष पूर्व बसाया था? 3000 वर्ष पूर्व बसाया था। महाराज अग्रसेन की याद में बसाया गया जो कस्बा है, वो शहर है कौन सा है? अग्रोहा। लेकिन इसी अग्रोहा के अंदर हरियाणा सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज बनाया था। हरियाणा सरकार ने अग्रोहा के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाया था, और उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी महाराज अग्रसेन के नाम पर ही रखा गया था। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कब बना था? 1994 के अंदर बना था। कब बना था? 1994 के अंदर महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बना था। और 1994 के अंदर ही पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना है। देखिए एक प्रश्न किस प्रकार प्रश्न निकलते हैं। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां पर पड़ता? अग्रोहा। कब बना था? 1994 के अंदर बना था। हालांकि विष्णु मंदिर जो सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बना था, विष्णु मंदिर जो सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बना था, वो भी कहां पर पड़ता है? अग्रोहा के अंदर। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज बना अग्रोहा 1994 के अंदर। और हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ 22 अप्रैल 1994 के अंदर। और पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना था 1994 के अंदर। तो भैया ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके। देखें
महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज 1994, पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय 1994। और याद रखना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 1994। आग लगा देंगे, आग लग जाएगी आपके बदन के अंदर, आपको ये लगेगा कि हम भी हरियाणा के अंदर लग सकते हैं। तो हम ये पूरे दावे के साथ में कहते हैं कि यदि आप हकीकत में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और हमारे साथ में जुड़ते हैं तो सफलता आपको आपके कदम अवश्य ही चूमेगी। आपको ये लगता होगा कि हम हरियाणा के अंदर नौकरी लग सकते हैं, तो आपको ये लगता है ना, तो हम आपको अवश्य ही नौकरी लगा कर दिखाएंगे। लगातार आप हमारे साथ में बने रहिए, लगातार आप देखिए, आपका सिलेक्शन ही हमारी प्राथमिकता है। आपका सिलेक्शन करवाएंगे और आपका सिलेक्शन आप ही करेंगे, क्योंकि आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि छुड़ानी धाम है ये कहां पर पड़ता है? छुड़ानी जो गांव पड़ता है वो कहां पर पड़ता है, और उस गांव के कारण ही इसे छुड़ानी धाम के नाम से जाना जाता है। देखें एक बार, ये आपसे पूछ रहा है कि जो छुड़ानी धाम है, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो याद रखिएगा संत गरीबदास से। छुड़ानी धाम का जो संबंध है वो किस से है? संत गरीबदास से छुड़ानी धाम का संबंध है। क्लियर है? ये क्वेश्चन एक वन लाइनर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। छुड़ानी धाम का संबंध किससे है? संत गरीबदास से है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछेंगे वो प्रश्न आपको पता होगा, लेकिन उस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं, इसलिए हम वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न जो पूछेंगे ये आपको पता होगा, लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं, इसलिए हम ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया था? देखें, हरियाणा का जो पहला सैनिक स्कूल है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, हरियाणा का जो फर्स्ट सैनिक स्कूल है, ये कहां पर खोला गया था? तो आपने याद रखना है कुंजपुरा के अंदर। कुंजपुरा, और कुंजपुरा कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल खुला था कुंजपुरा करनाल में। और यह सैनिक स्कूल कब खुला था? तो याद रखिएगा 1961 के अंदर, 1961 के अंदर कुंजपुरा करनाल में। कल्पना चावला का जन्म भी कब हुआ था? 1961 के अंदर। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुई थी? 1961 के अंदर। और विश्व का प्रथम यात्री जो अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन, कब गया था? 1961 के अंदर। बहुत अच्छे। विश्व का प्रथम यात्री जो अंतरिक्ष में गया था, यूरी गागरिन, 1961 में। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में। और हरियाणा के अंदर पहला सैनिक स्कूल कब खुला? 1961 के अंदर। लेकिन हरियाणा के अंदर सेकंड जो दूसरा सैनिक स्कूल है वो कहां पर खुला था? रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर कब खुला था? 2008 के अंदर। कब खुला था? 2008 के अंदर। पंचकुला आईटी पार्क, पंचकुला आईटी पार्क कब बना था? 2008 के अंदर। और हरियाणा शतरंज संघ का गठन भी कब हुआ था? 2008 के अंदर। हरियाणा शतरंज संघ का गठन भी 2008 में हुआ था। हरियाणा शतरंज संघ का गठन 2008 में हुआ था। और याद रखना, पंचकुला आईटी पार्क 2008 के अंदर बना था। और रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल प्रस्तावित करने की घोषणा कब हुई थी? 2008 के अंदर। उसके बाद में हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर प्रस्तावित है? तो मातनहेल के अंदर। और मातनहेल कहां पर पड़ता है? तो आपने याद रखना है झज्जर के अंदर। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल कहां पर प्रस्तावित है? मातनहेल, झज्जर में। लेकिन चौथा सैनिक स्कूल कहां पर प्रस्तावित है? पंचकुला के अंदर। और हरियाणा में एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल कहां पर प्रस्तावित है? तो हरियाणा में एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल प्रस्तावित है खुड़ाना के अंदर। खुड़ाना, और खुड़ाना कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में एकमात्र महिलाओं के लिए सैनिक स्कूल कहां पर प्रस्तावित है? खुड़ाना में। और खुड़ाना कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। तो सभी पॉइंट क्लियर है? अच्छे तरीके से इसको याद करते हुए चलिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, हम आपके सामने एक से एक बेहतरीन प्रश्न करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।